Hey guys, hi. So welcome again. Last class में हमने क्या देखा? So we saw how the single cell zygote बनता है ball of cell जिसको हमने मोरुला कहा. मोरुला से बना ब्लास्टोसिस्ट और हम उसे ब्लास्टुला क्यों नहीं कह रहे, ब्लास्टोसिस्ट क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ऑफ डिफ्रेंसिएशन. ब्लास्टोसिस्ट अटैचमेंट प्रोसेस शुरू करेगा और अटैच होके फाइनली इट विल स्टार्ट डिगिंग इनटू द मैटरनल टिश्यू में डिग करेगा और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा. वेरी सून जो बाहर वाला डिफ्रेंशिएटेड लेयर द ट्रोफोब्लास्ट था वो एक मेम्ब्रेनस कवरिंग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाएगा कोरियन, और कोरियोनिक विलाई से सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा और एक डिस्क लाइक ऑर्गन बना लेगा प्लेसेंटा, जिससे मदर की बॉडी से न्यूट्रिएंट्स ली जाएगी. वी अंडरस्टूड अबाउट द रोल्स एंड हार्मोन्स ऑफ प्लेसेंटा. वी ऑल्सो अंडरस्टूड कि अब बेसिकली जब इम्प्लांटेशन हो चुका है तो कौन कौन से हार्मोन्स प्लेसेंटा रिलीज करेगा. वी अंडरस्टूड एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एचपीएल, रिलैक्सिन, एंड वी ऑल्सो अंडरस्टूड कि प्लेसेंटा इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ आपका ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जो अराउंड 3 महीने तक कॉर्पस ल्यूटियम को सिग्निफिकेंट साइज में मेंटेन करता है. उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, बट एनसीईआरटी कहती है कि in the later part of pregnancy it continues to produce रिलैक्सिन, तो हम भी वही बोलेंगे. अब हम बात शुरू करेंगे जेस्टेशन पे. सो जेस्टेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज अ ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, राइट. इस जेस्टेशन का कुछ पार्ट हमने ऑलरेडी देख लिया है. वी अंडरस्टूड अबाउट इम्प्लांटेशन एंड सम पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट. अब हम कुछ ग्रॉस फीचर्स की बात करेंगे. अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा, ठीक है. टोटल जेस्टेशन का पीरियड क्या है बेटा? 280 डेज और 40 वीक्स. अब ये 40 वीक्स हम कहाँ से ले रहे हैं? ये हम 40 वीक्स ले रहे हैं फ्रॉम द वेरी एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है. बाय कन्वेंशन हम 40 वीक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो फर्टिलाइजेशन तो 2 हफ्ते पहले हो चुका होगा, राइट. सो लास्ट मेंस्ट्रुएशन, राइट, लास्ट मेंस्ट्रुएशन से अगर आप देखो तो 40 वीक्स, ओके. बट टेक्निकली हम 38 वीक्स लेंगे, क्योंकि आपका लास्ट मेंस्ट्रुएशन से अगर आप जोड़ोगे तो 2 हफ्ते एक्स्ट्रा जुड़ गए, राइट. सो दैट इज व्हाई इट शैल बी 38 वीक्स एज फर्टिलाइजेशन वुड हैव occurred 2 weeks after the last menstruation. Okay, so conventions 40 weeks but technically 38 weeks. Okay, ये फर्क आपको थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए. नाउ अब ये जो 9 मंथ का पीरियड है, 280 डेज, 40 वीक्स या 38 वीक्स, ये टोटल 9 मंथ्स होते हैं. अब ये जो 9 मंथ का पीरियड है इसको हम 3-3 महीनों के साइकिल्स में बांटते हैं. ये 3-3 महीनों के साइकिल्स को हम क्या कहते हैं? ट्राइमेस्टर्स. सॉरी, 4 मंथ के साइकिल को, सॉरी 3 मंथ्स के साइकिल को हम क्या कहते हैं? ट्राइमेस्टर. पहला 3 मंथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 3 टू आपका 4th टू 6th मंथ सेकेंड ट्राइमेस्टर, 7th टू 9th मंथ थर्ड ट्राइमेस्टर. सो व्हाट इज दीज ट्राइमेस्टर? ट्राइमेस्टर कुछ नहीं है, बस पीरियड ऑफ 6 महीना है, ओके. 8वें हफ्ते तक यानी सेकेंड मंथ तक, 1 महीने में 4 हफ्ते, सेकेंड मंथ तक आप उसे एम्ब्रियो बोलोगे. बट बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ एक नियर अबाउट ह्यूमन फॉर्म दिख जाता है, एंड दैट इज वाई 8th वीक के बाद यानी 9th वीक ऑनवर्ड्स हम उसे फीटस बुलाना शुरू करते हैं, ठीक है. कई सारे हॉर्मोन्स हैं जो उस समय चेंज होते हैं मदर में. एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑफ कोर्स प्लेसेंटा खुद दे रहा है. कॉर्टिसोल पे 2 मिनट के बाद आएंगे. प्रोलैक्टिन, क्योंकि प्रेगनेंसी हुई है एंड आपका मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट को कराना ज़रूरी है. थायरॉक्सिन और कॉर्टिसोल भी बढ़ जाते हैं. इसके बारे में एनसीईआरटी नहीं बात करती और आप चाहें तो इसे इग्नोर कर सकते हैं. अब देखो थायरॉक्सिन और कॉर्टिसोल क्यों बढ़ता है? अगर आपको याद हो, दोनों के दोनों ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएंगे, ओके. ये ग्लाइकोजन और फैटी एसिड्स को बोलेंगे कि भाई यू शुड ब्रेक डाउन एंड गिव मोर ग्लूकोज इन द ब्लड. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस समय ज़रूरी है कि ब्लड का ग्लूकोज लेवल हाई होना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा ग्लूकोज जा रहा है फीटस के पास.
राइट। सो कॉर्टिसोल एंड थायरोक्सिन का मल्टीपल टाइम्स बढ़ना ज़रूरी होता है फीटल ग्रोथ के लिए। ओके, थायरोक्सिन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एक थायरोक्सिन ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है कि नर्वस फोल्डिंग में जो न्यूरॉन्स और सेरिब्रम की फोल्डिंग होती है, जो सर्किट्स बनते हैं, उसमें थायरोक्सिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, सो धीरे धीरे क्या होगा, अब फीटस बड़ा होते जा रहा है। अभी ये यूट्रस कहाँ था, पेल्विक कैविटी में, तो फीटस बड़ा होते जा रहा है तो पेल्विक कैविटी में पूरा भर जाएगा और फिर धीरे धीरे एब्डोमिनल कैविटी की तरफ पुश करेगा। तो मदर को जो फ्रीक्वेंट हार्ट बर्न्स होते हैं ना, हार्ट बर्न, उल्टियाँ आना, वो इस वजह से भी आती है क्योंकि वो उन्होंने कुछ खाया और नीचे से बेबी उसे पुश कर रहा है। ओके, सो मदर्स बॉडी नीड्स मोर न्यूट्रिएंट्स। क्यों? क्योंकि उनका एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट उन्हें बेबी को देना है। ओके, अब टाइम लाइन ऑफ डेवलपमेंट एनसीईआरटी के हिसाब से याद करना है। 1 मंथ एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है, अगर एम्ब्रियो का हार्ट बन चुका है तो 1 मंथ के बाद आप हार्ट साउंड सुन सकते हैं। अब दिस इज द फर्स्ट एफर्मेटिव साइन ऑफ अ सक्सेसफुल प्रेगनेंसी। इन अ वे दिमाग में हमारे जब हमें हार्ट बीट सुनने को मिल जाती है, देन मोस्ट ऑफ द कपल्स दे चेरिश दिस मोमेंट, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट रियल साइन। देखो, रियल साइन तो पहले था, जैसे HCG ब्लड में आया, वो जो HCG के आते ही द प्रेगनेंसी स्ट्रिप्स जो होते हैं ना, जो प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करते हैं, वो HCG को ही डिटेक्ट करता है। कैसे? जो एक्स्ट्रा HCG होता है वो मदर में जाएगा, मदर के ब्लड से मदर के यूरिन में जाएगा। जब मदर, इफ शी इज प्रेग्नेंट एंड शी पासेस हर यूरिन ऑन दी स्ट्रिप, तो HCG को ही डिटेक्ट करके हम कंफर्मेटरी टेस्ट दे देते हैं कि हाँ, द पर्सन इज प्रेग्नेंट। बट अब इमोशनल वजह से द फर्स्ट साइन ऑफ द हार्ट बीट इज कंसिडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना कि फर्स्ट साइन अभी 1 मंथ में हुआ है। 1 मंथ में हम उसे फीटस नहीं बुलाएंगे, एम्ब्रियो बुलाएंगे। एनसीईआरटी इसको फीटस बोल देती है, कोई बात नहीं। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट मत करना, एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। ठीक है, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड भी डेवलप हो रहे हैं, कोरियोनिक विलाई फॉर्म हो चुका है, प्लेसेंटा फॉर्मेशन शुरू हो चुका है। अब सेकेंड मंथ पे आएंगे। फर्स्ट मंथ हार्ट इज डन, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड इज डन। सेकेंड मंथ पे लिम्स एंड डिजिट्स आर देयर। ठीक, इसी के बाद से आप उसे फीटस बुलाना शुरू करोगे। ठीक है, अब एक चीज है, देखो, ह्यूमन लाइक अपीयरेंस आ चुका है, बोन फॉर्मेशन शुरू हो चुका है, एक्सटर्नल जेनाइटल्स फॉर्म होना शुरू हो रहे हैं, बट येट इट इज नॉट क्लियरली आइडेंटिफाइबल। तो ऑन द सेकेंड मंथ, जस्ट बाय लुकिंग एट द फीटस, यू कांट टेल द सेक्स ऑफ द फीटस। ठीक है, सेक्स ऑफ द फीटस कैन बी गेस्ड, बट अराउंड 18 से 22 वीक के अराउंड, 18 से 22 वीक यानी आपका कितना हो गया, फोर्थ, नॉट इवन फोर्थ, 4.5 month to 5 months के अराउंड, using the ultrasound the sex could be predicted with some accuracy। हालांकि ये करना according to the laws of India is totally banned। डॉक्टर को अगर पता भी है तो शी और ही विल नेवर टेल यू, एंड पेरेंट्स और in-laws or anybody is forbidden to ask about the sex or the gender of the baby। So पूछना भी एक अनलॉफुल एक्टिविटी है, इलीगल है, बताना भी लीगल एक्टिविटी है। ओके, दिस इज डेफिनेटली नॉट द मोस्ट डेफिनेट टेस्ट। मोस्ट डेफिनेट टेस्ट नहीं है ये। क्यों? क्योंकि कभी कभी देखना भी मुश्किल होता है। ओके, सामने अम्बिलिकल कॉर्ड आ गई, बेबी का हेड टर्न है, लेग के वजह से कुछ दिख नहीं पा रहा, तो इट्स डिफिकल्ट टू एग्जैक्टली विजुअलाइज इट, बट पॉसिबल हो जाता है। ओके, नाउ बाय द एंड ऑफ थर्ड मंथ, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड होने वाला है, सारे मेजर ऑर्गन्स बन चुके हैं। आगे आने वाले चैप्टर में देखेंगे कि बाय 12 वीक्स तक अबॉर्शन इज सेफ।
12 वीक के बाद अबॉर्शन सेफ नहीं होता. देयर इज अ रिस्क ऑफ डैमेज टू द फीमेल. व्हाई? विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. हालांकि इंडियन लॉ अलाउज अबॉर्शन टिल 20 वीक्स. उस बात को हम उसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे. बाय द एंड ऑफ थर्ड मंथ मोस्ट मेजर ऑर्गन सिस्टम बन चुके हैं. आपको याद रखना है, फर्स्ट मंथ हार्ट, सेकेंड मंथ लिम्स, थर्ड मंथ मोस्ट मेजर ऑर्गन्स, लिम्स, जेनिटल ऑर्गन्स एटसेट्रा. बट अभी भी एक्सटर्नल जेनिटेलिया से डिस्टिंग्विशेबल 18 वीक्स में जाके होगा. रिमेंबर दिस. यहाँ पे it's best easily identified by around 18 weeks. थर्ड मंथ में गेस किया जा सकता है, बट एक्यूरेसी रियली इंप्रूव्स बाय 18 वीक्स. नाउ फिफ्थ मंथ फर्स्ट मूवमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स लिम्स बन चुके हैं, एंड हेयर ऑन द हेड इज ऑब्जर्व. सो बाय फिफ्थ मंथ वी कैन ऑब्जर्व द हेयर. सिक्स्थ मंथ बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर एंड आईलिड्स आपके सेपरेट हो चुके होते हैं, आईलैशेस फॉर्म हो चुके हैं. ये डेटा है बेटा, यू नीड टू रिमेंबर इट. सिंपल इज दैट. नाइन्थ मंथ फीटस इज फुली फॉर्म एंड रेडी फॉर द डिलीवरी. आइडियल फीटस का वेट क्या होना चाहिए? बिटवीन 2.5 टू 4.5. देखो यहाँ पे आपको एक फैक्ट समझना है. ये एक रेंज है. 2.5 इज लोअर लिमिट, 4.5 इज अपर लिमिट. ज़्यादा कम मीन्स अंडर डेवलप्ड बेबी, ज़्यादा बड़ा मीन्स प्रेगनेंसी का जब एंड होगा, दैट मीन्स जब पार्चुरेशन होगा, चाइल्ड बर्थ होगा, तब कॉम्प्लिकेशंस आएंगे. दैट इज वाई इवोल्यूशन हैज चोजन दिस मिडिल height, middle weight and size of the baby. Too small a baby is also a problem. Too big a baby is also a problem. Okay. Now वेरियस जर्मलेस की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं. वंस अगेन वी आर नॉट गोइंग टू आस्क यू दिस, बट आप पता होना अच्छी बात है. एपिडर्मिस, नर्वस टिश्यू, एक्टोडर्म, मीजोडर्म बीच की चीज़ें यानी इंटरनल ऑर्गन्स, हार्ट, किडनी, मसल्स, ब्लड वेसल्स, कनेक्टिव टिश्यू, सारी की सारी चीज़ें आपका मीजोडर्म से आएगा. एंडोडर्म गट, गट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, लिवर एंड गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास एंडोडर्म से बनेंगे. ठीक है. सो 3 जर्म लेयर्स 3 अलग अलग चीजें बनाती है. अब 9 मंथ हो गया, बेबी डेवलप हो गया. नाउ इट इज द टाइम फॉर चाइल्ड बर्थ. अब समय आता है चाइल्ड बर्थ का. तो चाइल्ड बर्थ कैसे होगा? पार्चुरेशन इज द एक्ट ऑफ चाइल्ड बर्थ, डिलीवरिंग द बेबी. नाउ इसके लिए यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होना जरूरी है. यूट्रस मस्ट start contracting and the contraction should be rhythmic and increasing in frequency. इसका मतलब समझो. पहले यूट्रस स्लोली कंट्रैक्ट करेगा, धीरे धीरे यूट्रस कंट्रैक्शन की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और यूट्रस कंट्रैक्शन का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा. दोनों चीजें होंगी. ठीक है. सो दो चीजें हो रही है फीटस को बाहर निकालने के लिए. पहले the contractions become more and more powerful and the contractions become faster. But signal initiate कौन करेगा? तो initiation happens from the fetus. So signal from parturition are developed from or are given by the fully developed fetus. Placenta भी signals देगा और finally fetal ejection reflex शुरू हो जाएगा. अब देखो फीटस को इजेक्ट करने के लिए द यूट्रस नीड्स टू कॉन्ट्रैक्ट. यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है. लेकिन अब मुझे वो सारी चीजों को रिड्यूस करना है जो चीजें अभी तक यूट्रस को शांत रख रही थी. राइट. सो हमें ऊपर से नीचे तक कॉन्ट्रैक्शन करवाना है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्ले अ रोल और प्रोजेस्ट्रॉन को डिक्रीज कराना है. क्यों? प्रोजेस्ट्रॉन उसे शांत रख रहा था. सो जस्ट बिफोर द पार्चुरेशन प्रोजेस्ट्रॉन लेवल्स घटेंगे, एस्ट्रोजन लेवल विल रिमेन. व्हाई? एस्ट्रोजन इज नेसेसरी फॉर द डिपोजिशन ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स. ऑक्सीटोसिन
कंट्रैक्शन करा रहा है, बट अगर ऑक्सीटोसिन को पढ़ने वाले रिसेप्टर्स ही नहीं है तो क्या करेंगे हम? तो एस्ट्रोजन का भी हाई रहना जरूरी है, प्रोजेस्टेरॉन को डिक्रीज करा देंगे। सो ऑक्सीटोसिन एक्ट करेगा यूट्राइन मसल्स पे, कंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होंगे और कंट्रैक्शंस मोर फ्रीक्वेंट होंगे, और बेबी उससे यूट्रस को स्ट्रेच कर रहा होगा, इससे एक पॉजिटिव फीडबैक जाएगा कि भाई और ऑक्सीटोसिन डालो। ठीक है, सो फाइनली मदर के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे विद इंक्रीजिंग इंटेंसिटी एंड इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ। अब ये जो पेनफुल मूवमेंट है इसी को कहते हैं लेबर। ओके, सो लेबर इज द पेनफुल कंट्रैक्शंस दैट हैपन ड्यूरिंग द एंड ऑफ जेस्टेशन, जिससे मदर बेबी को डिलीवर करती है। कब तक चलता है? फर्स्ट प्रेगनेंसी में अराउंड 14 आवर्स, बट इवेंचुअली लेटर प्रेगनेंसीज में अराउंड 8 to 10 आवर्स में हो जाता है। वाई? ऑफ कोर्स बिकॉज यूट्रस इज यूज्ड टू इट नाउ। ओके, अगर किसी वजह से नॉर्मल मेथड नहीं हो पाया तो, अगर किसी वजह से, विच मीन्स अगर नॉर्मल चाइल्ड बर्थ नहीं हो पा रहा है, बेबी का पोस्चर सही नहीं है, अम्बिलिकल कॉर्ड बेबी के अराउंड रैप हो गया है, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। देखो, बेबी का हेड जो है वो वाइडेस्ट पोर्शन है, शोल्डर्स बेंड हो जाएंगे क्योंकि अभी उतना बोनी डिपोजिशन नहीं हुआ, बट हेड इज़ वेरी वाइड, तो बेबी का पहले हेड बाहर आना चाहिए। अगर किसी वजह से बेबी का हेड उल्टा है तो डॉक्टर्स ट्राई टू रोटेट इट, बट अगर नहीं हो पाया तब हम नेचुरल लेबर का, नेचुरल बर्थ का वेट नहीं कर सकते। तब हम एब्डोमिनल कैविटी काटेंगे, अंदर के लेयर्स काटेंगे, पेल्विक कैविटी को सेवर करेंगे और बेबी को बाहर से ले आएंगे। ठीक है, इसी को कहते हो आप सी सेक्शन या सिजेरियन। ओके, या वो कहते हैं ना कि नॉर्मल हुआ या सी सेक्शन हुआ, यही मतलब उसका। सी सेक्शन मतलब आपने एब्डोमिनल कैविटी काट के पेल्विक कैविटी से बेबी को निकाला है। बट माना जाता है मेडिकल कम्युनिटी में दैट नॉर्मल बर्थ्स आर हेल्दियर। व्हाई? जब बच्चा मदर के वजाइना से बाहर निकलता है, वजाइना एंड सर्विक्स कुछ कोटिंग्स देते हैं, ये कोटिंग्स इज फर्दर हेल्पफुल टू द बेबी। ओके, बट ऑफ कोर्स इफ दैट इज नॉट पॉसिबल तो वी हैव टू डू इट। अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लिप करके कट कर दिया जाता है, और जहां पे अम्बिलिकल कॉर्ड बेबी के शरीर में अटैच था उस रीजन पे एक स्कार रह जाता है, और वही रीजन आप नेवल या अम्बिलिकस कहते हो। ठीक है, सो फीटस सिग्नल को इनिशिएट कराएगा, ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शंस कराएगा, एस्ट्रोजन नंबर ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स बढ़ाएंगे, प्रोजेस्टेरॉन को डिक्रीज किया जाएगा, पहले हेड बाहर आएगा, अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प करेंगे और कट कर देंगे। थोड़े समय बाद जब बेबी बाहर आ चुका है तो अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ साथ आपका जो प्लेसेंटा है वो भी बाहर आ जाता है। वी हैव मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो अम्बिलिकल कॉर्ड एंड प्लेसेंटा दोनों बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब ये बात आपको समझना है कि अभी तक बेबी को ब्रीद करने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि मदर की बॉडी उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही थी। जस्ट बिफोर बर्थ ऐसे सब्सटेंसेस, सर्फेक्टेंट्स, आपने 11th ग्रेड में पढ़ा था, रिलीज होते हैं बेबी के लंग्स के अंदर ताकि एल्वियोलाई खुल जाए। ओके, जब तक ये नहीं होगा तब तक एल्वियोलाई बंद रहेंगे, कोई रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं है। ठीक, बट जैसे बर्थ होने वाला है ऑलमोस्ट, बेबी का लंग्स को खोल दिया जाता है, और जैसे बेबी बाहर आया इट सफोकेट्स अ लिटिल बिट। सफोकेशन की वजह से एक रिफ्लेक्स एक्शन डायफ्राम को पुश करता है, और डायफ्राम के पुश करने की वजह से रिदमिक मूवमेंट ऑफ लंग्स शुरू होता है और बेबी सांस लेना शुरू कर देता है। इन केस ऐसा ना हो, नेचुरली ऐसा ना हो, तो आपने वो मूवीज में देखा होगा ना कि डॉक्टर्स पीछे से पुश करते हैं, राइट? समटाइम्स दे बीट, दे डोंट बीट, दे जस्ट ट्राई टू जॉल्ट द डायफ्राम। डायफ्राम को शॉक देके, मैकेनिकल शॉक देके किक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बेबी ब्रीथ कैसे करेगा। ओके,
Now, a lot of things was happening during this time. मदर का एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा था, प्रोजेस्ट्रॉन ज़्यादा था, CRH हम आपको नहीं पढ़ाते बट वो ज़्यादा था। तो जस्ट आफ्टर चाइल्ड बर्थ मदर का हार्मोनल ड्राइव जो हाई था अब वो सब वापस जाएगा, राइट। सो इट्स अ पीरियड ऑफ इंटेंस केयर, माँ का और बच्चे का दोनों का बहुत एक्सट्रीम ध्यान यहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोलैक्टिन की वजह से मेमोरी ग्लैंड डेवलप हो चुके थे, अब लैक्टेशन शुरू होगा। वंस अगेन ऑक्सीटोसिन के हाई अमाउंट की वजह से मेमोरी मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और मदर विल स्टार्ट टू लैक्टेट। जो फर्स्ट मिल्क, सो कॉल्ड मिल्क, जो सिर्फ कुछ फ्यू दिन में मिलता है, इट्स, उसको मिल्क बोलते जरूर है बट इट इजंट एक्चुअली मिल्क। वाई? बिकॉज इसमें फैट कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो होता है। अगर फैट कॉन्सेंट्रेशन लो है तो होता क्या है इसमें, इट इज रिच इन इम्यूनोग्लोबुलिन्स। कई सारे एंटीबॉडीज आपके इसमें पास कर सकते हैं, स्पेशली IgA एंटीबॉडीज। देखो IgG एंटीबॉडीज मदर के प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, IgA एंटीबॉडीज मिल्क के थ्रू पास कर सकता है, और इस वजह से मदर अपने बेबी को प्री प्रिपेयर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है, so that the baby is protected against certain problems. अब प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट्स, हम कुछ टेस्ट्स करते हैं बेबी के बारे में जानने के लिए कि बेबी कैसा है। अब सम ऑफ द टेस्ट्स यू शुड अंडरस्टैंड एट दिस लेवल। सबसे ईजीएस्ट इज अल्ट्रासोनोग्राफी। हम साउंड वेव्स को मदर के बॉडी पे प्रोजेक्ट करते हैं, साउंड वेव्स वापस आते हैं एंड जो सेंसर है उन साउंड वेव्स को समझकर एक पिक्चर बिल्ड करने की कोशिश करता है। पहले सिर्फ पिक्चर होता था, अब तो बेबी के मूवमेंट्स को लाइव हम देख सकते हैं वाया वीडियो सोनोग्राफी। ओके, सो फीटल ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए पोजीशन सही है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज अगर हो चुकी है तो सब चीज़ को मॉनिटर करने के लिए हम अल्ट्रा सोनोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। अब दो प्रोसेसेस है जो आपको समझना है, एमनियोसिंथेसिस एंड कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग। एमनियोसिंथेसिस, एमनियन में, एमनियन जो मेम्ब्रेन था उसको एक सिरिंज से पंक्चर किया, वेरी फाइन सिरिंज से, एंड वी विदड्रॉ सम एमनियोटिक फ्लूइड। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि बेबी के स्किन के कुछ सेल्स उसमें आए होंगे, है ना। एमनियोटिक फ्लूइड बेबी को इमीडिएटली सराउंड कर रहा है, और ये जो कुछ सेल्स हैं इनको फिर लैब में ले जाके हम ग्रो करवाते हैं। ग्रोथ में 2 से 4 हफ्ते लग जाते हैं, और तब हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को पकड़ सकते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, टे सैक्स डिजीज, सिकल सेल अनीमिया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये लिस्ट एनसीईआरटी की है, इंश्योर कि आप इसमें से एक भी ना भूलो। सो दीज थिंग्स कैन ईजिली बी डिटेक्टेड बाय एमनियोसेंटेसिस। अब आप देखो ये बात, दे आर जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज। क्रोमोसोमल और जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज में फ़र्क है, जो कि हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स वाले चैप्टर में। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी मतलब कोई एक क्रोमोसोम ज़्यादा या कम है। जेनेटिक एबनॉर्मलिटी मतलब कोई जीन्स का पंगा है, एंड दैट इज ट्रू कि हम दोनों तरह की चीज़ें पता कर सकते हैं। बट आपको एक स्पेशल टाइप के मेथड के बारे में यहाँ पे समझना है, दैट इज कॉल्ड कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग इज, जब इन सेल्स को हम ग्रो करवा रहे होंगे तो ये डिवीजन कर रहे होंगे, मेटाफेज पे सारे क्रोमोसोम सेंटर पर आएंगे, उस समय हम सेल डिवाइडिंग सेल की पिक्चर ले लेंगे, और फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम काउंट करके हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, एक कम या ज़्यादा क्रोमोसोम है वो देख के बता सकते हैं कि अगर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। डाउन सिंड्रोम उसमें से एक है, ठीक है। अब अगर आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम को काउंट कर सकते हो तो आप एक्स और वाई क्रोमोसोम को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। मीनिंग टू से, एट दिस स्टेज सेक्स कुड बी वेरी डेफिनेटली, बहुत डेफिनेट तरीके से पता किया जा सकता है, बट इंडियन लॉज के मुताबिक दिस इज इलीगल। इट इज अ लीगल ऑफेंस टू आस्क और आंसर द सेक्स ऑफ द बेबी। अब यहाँ पे एक बहुत फाइन डिफरेंस है बेटा, एमनियोसेंटेसिस इंडिया में बैंड नहीं है,
यूजिंग एमनियोसिंथेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन वो बैन है। आज भी जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज के लिए एमनियोसिंथेसिस किया जा सकता है, बट एमनियोसिंथेसिस से अगर डॉक्टर को पता भी चल गया द सेक्स ऑफ द बेबी, शी और ही शुड नॉट डिस्क्लोज इट एंड नोबडी शुड आस्क इट। ठीक है, अब एमनियोसिंथेसिस हम थोड़ा बाद में करते हैं। ठीक है, 15 to 20 वीक्स। कोरियोनिक विलाई सैप्लिक क्या है कि हम एक कैथेटर घुसाते हैं और एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कोरियोनिक विलाई को खींच के हल्का सा रप्चर करके निकाल लेते हैं। अब ये हम एमनियोसिंथेसिस के पहले करते हैं, और क्योंकि सेल्स तो आ ही रहे ना, तो आप ऐसा ही पता कर सकते हो। बट पीपल स्टिल प्रेफर कोरियोनिक सॉरी एमनियोसिंथेसिस बिकॉज बाद में हो रहा है तो सेफ है। सीवीएस पहले कर सकते हैं बट इट इज अनसेफ अ लिटिल बिट। ओके, नाउ with this we come to the end of the NCERT chapter. Some curious phenomena, this is not NCERT, so I will not discuss it right here. This is just extra. If you are interested, you can know about it, right? अगर कुछ समझ में नहीं आया, you can definitely ask, but it's not related to NEET or NCERT. ठीक है? Now, with this we have finished the second chapter, that is human reproduction. अगले में we'll start with the reproductive health. तब तक के लिए take care. Please ensure you're watching all the videos, and the tests has been offloaded for some time. I'll again upload the test in a while. NCERT Mapped will soon be available on Amazon once again, and you can purchase it from there.